हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 8 परिवहन तथा संचार। आज का ये हमारा चैप्टर विश्व के संदर्भ में परिवहन तथा संचार की व्याख्या करेगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं परिवहन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन का महत्व क्या होता है? तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उन सेवाएं करता है, यानी कि जब भी हमको कहीं जाना होता है तो हम परिवहन का ही सहारा लेते हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थों को या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर ये अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता है, यानी कि किसी भी कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाकर और उद्योगों से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाकर ये अर्थव्यवस्था को गत्यात्मकता देता है, उसको डायनेमिक बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिवहन के साधन हैं, वो परिवहन के साधन अगर ना हो तो हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी, गतिशील नहीं रह जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं होगी तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त देश की रक्षा में भी परिवहन का योगदान होता है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती से लेकर सैनिकों तक रसद पहुंचाने या हथियार पहुंचाने के लिए हमारे परिवहन के साधन ही काम आते हैं। इसके अलावा किसी भी देश में जहां अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, वहां उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम, उनके बीच एकता स्थापित करने का काम, उनके बीच सहयोग बनाने का काम इसी परिवहन के साधनों के माध्यम से ही संभव है। अब आइए देखते हैं परिवहन के विधाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से माध्यम हैं परिवहन के। तो परिवहन के 3 साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत हम देखते हैं सड़क परिवहन आता है, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन। जल परिवहन के अंतर्गत 2 तरीके के परिवहन के साधन आते हैं। पहला है आंतरिक जल परिवहन, जिसके अंतर्गत किसी देश के आंतरिक भाग में नदियों नहरों के माध्यम से जो परिवहन होता है। दूसरा है समुद्री जल परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, जिसके माध्यम से किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में जल के माध्यम से जो परिवहन होता है, समुद्र के माध्यम से, महासागरों के माध्यम से जो परिवहन होता है, उसे हम समुद्री जल परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कहते हैं। तीसरा है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन में भी 2 तरीके के परिवहन के साधन आते हैं, जैसे घरेलू विमान सेवाएं, जिसमें किसी देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वायु परिवहन सेवाएं जो अवेलेबल कराई जाती हैं, उसको घरेलू विमान सेवा के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें अगेन 2 पार्ट होते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं वायु परिवहन की, उनको सार्वजनिक प्राधिकरण कहते हैं। और जो भी प्राइवेट हाथों में होती हैं जब वायु परिवहन सेवाएं, तो उसको निजी विमान सेवा कहते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे घरेलू विमान सेवा के। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जब वायु परिवहन अवेलेबल कराया जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं परिवहन जाल किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है। जब भी कई सारे स्थान होते हैं जिनको हम आपस में कई सारे मार्गों के द्वारा जब जोड़ देते हैं, तो उन मार्गों का एक जो प्रतिरूप तैयार होता है, एक प्रारूप जो हमको दिखता है, वो बिल्कुल जाल की तरह दिखता है। पिक्चर में हम देख सकते हैं यूरोप के जो भी परिवहन के मार्ग दिखाए गए हैं, बिल्कुल किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल जाल की तरह जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कई सारे परिवहन के जो मार्ग होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को काटते हुए कई स्थानों को आपस में जब मिलाते हैं तो एक जाल की तरह का प्रतिरूप विकसित होता है, जिसको हम परिवहन जाल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्थल परिवहन। विश्व में जो भी स्थल परिवहन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन की यहाँ थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं कि सबसे पहले जब सड़क परिवहन की शुरुआत हुई थी, उस समय इंजन के या पहिए का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, तब तक मानव स्वयं परिवहन का एक साधन था, जो लोगों को डोली और पालकियों से या जो भी राज्य की जो
सामग्रियां होती थीं या मुद्राएं होती थीं, उनको डोली पालकियों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यानी मानव स्वयं परिवहन का एक साधन था। उसके बाद पशुओं को जब पाला जाने लगा, जब पशुओं को पालतू बनाया गया, तब पशुओं से बोझा ढोने का काम होने लगा। तब पशु जो श्रम था, यानी पशुओं पे आधारित परिवहन का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद पहिए का आविष्कार किया गया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए से बने हुए जो गाड़ियाँ थीं उनका प्रयोग शुरू हुआ, जिसको या तो मानव खींचता था या तो पशुओं के द्वारा वो खींचा जाता था। बाद में जब डेवलपमेंट और होता गया, विकास की कड़ी में फिर जो भी इंजन का आविष्कार हुआ, अंतर्दहन करने वाले इंजन, यानी कि कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस से चलने वाले जो इंजन हैं उनका आविष्कार हुआ। और उसके बाद से परिवहन में, खास करके जो सड़क परिवहन है, उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और उसी अंतर्दहन इंजनों का प्रयोग करके आज आधुनिक समय में जो भी कार, ट्रक, बस आदि हम देखते हैं वो उसी का परिणाम था। इस आविष्कार के बाद, यानी इतना विकास होने के बाद भी भारत या विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जलवायु की कठोरता के कारण वहाँ पे परिवहन के लिए आज भी पशुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पश्चिमी देशों, खास करके जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे घोड़े का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ पे सड़कों का विकास, रेलवे लाइन का विकास नहीं किया जा सकता है, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में जो स्लेज गाड़ी खींचने का काम होता है, जो एस्किमोज़ रहते हैं, उनका परिवहन स्लेज गाड़ियों के माध्यम से होता है। और ये स्लेज गाड़ियाँ कुत्ते या रेंडियर जैसे जो पशु होते हैं वो खींचते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता है या बहुत कठिनाई से होता है, या जहाँ रेलवे का विकास नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में याक और खच्चर के द्वारा परिवहन के याक और खच्चर को ही परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ सड़कों का बनाना कठिन कार्य है या जहाँ रेल मार्गों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, वहाँ ऊँट के माध्यम से, ऊँट को हम लोग यूज़ करते हैं परिवहन के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से परिवहन के साधनों का उपयोग शुरू हुआ। और जब मानव परिवहन का साधन था, उस समय पक्की सड़कों की भी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब अंतर्दहन इंजनों तक आविष्कार हुआ और उसके बाद कार, ट्रक, बसें जब आईं, तब पक्की सड़कों का विकास करना ज़रूरी हो गया। और तब पक्की सड़कों का विकास होने लगा, महामार्ग, राजमार्ग बनने शुरू हो गए, और इस तरीके से हमारे सड़क परिवहन का विकास हुआ। लेकिन फिर भी आज के युग में भी कई सारे क्षेत्र हम देख सकते हैं कि हैं जहाँ पे आज भी पशुओं के द्वारा ही परिवहन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सड़क परिवहन का महत्व क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं सड़क परिवहन को। तो सड़क परिवहन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी दूरी के लिए बहुत अधिक अवेलेबल है। यानी कि छोटी दूरी के लिए जब हम ये फ़ायदेमंद देखते हैं कि कहाँ पे हमको लागत कम लगती है, परिवहन लागत, तो छोटी दूरी के लिए, कम सामान के लिए, कम लोगों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त परिवहन का साधन होता है। दूसरा है घर तक सेवाएं, यानी कि रेलवे के माध्यम से हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हम परिवहन कर सकते हैं। लेकिन एक मात्र सड़क परिवहन ही ऐसा परिवहन है जो किसी एक के घर के दरवाजे से लेके दूसरे घर के दरवाजे तक हमको परिवहन सेवा अवेलेबल कराता है। तो इसमें सड़क परिवहन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़र करते हैं। उसके अलावा रेलवे लाइन बिछाने में जितना अधिक निवेश करना पड़ता है, पूंजी निवेश जितनी अधिक होती है, उससे बहुत कम पूंजी निवेश में ही सड़कें बनकर तैयार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये सड़क परिवहन का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पठारी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में भी सड़क परिवहन का निर्माण किया जा सकता है, जबकि रेल परिवहन का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है या संभव नहीं होता है।
इसके अलावा जो सड़क परिवहन है वो परिवहन के जो अन्य साधन हैं, जैसे रेल परिवहन है, वायु परिवहन, जल परिवहन, सी पोर्ट्स तक जाना हो या एयरपोर्ट तक जाना हो, तो सबसे पहले हमको सड़क परिवहन के माध्यम से ही एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक पहुंचना होगा, रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। उसके बाद ही हम परिवहन के अन्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सड़क परिवहन परिवहन के अन्य साधनों के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब भी हम किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो भले लंबी दूरी के लिए हम रेल परिवहन का उपयोग करें, लेकिन अलग अलग इमारतों को या सी बीचेस को या जो भी हम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों को जब हम देखने जाते हैं तो एटलीस्ट लास्टली हमको सड़क परिवहन का ही उपयोग करना होता है। जो टूरिस्ट बसें हैं हमको उनके माध्यम से ही जाना होता है, या अपनी व्हीकल अगर हम ले जाते हैं तो हमको सड़क परिवहन के माध्यम से ही हम पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों तक हम पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी सड़क परिवहन का बहुत अधिक महत्व होता है। अब आइए देखते हैं सड़क परिवहन की हानियां क्या हैं। सड़क परिवहन की सबसे बड़ी हानि ये है कि जब भी बाढ़ का मौसम आता है या जब बहुत अधिक बारिश का मौसम आता है तो ऐसी ऋतु में जो सड़क परिवहन है वो उसमें सड़कें टूट जाती हैं। टूटने की वजह से वो कम प्रभावी होती हैं और परिवहन के योग्य नहीं रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम सड़कों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जहाँ भी लंबी दूरी के लिए परिवहन करना हो वहाँ रेल परिवहन ज़्यादा सस्ता पड़ता है, ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसलिए लंबी दूरी के लिए अधिक सामान ढोने के लिए सड़क परिवहन ज़्यादा खर्चीला और अनुपयोगी हो जाता है। इसके अलावा सड़कों पर परिवहन के साधनों का धीरे धीरे इतना विकास हो गया है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से हम पर्सनल गाड़ियों को यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर यातायात या ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगी है। इस ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण कई बार हमें परिवहन में बहुत देरी हो जाती है, प्रदूषण की समस्या भी क्रिएट होती है और साथ ही साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी, सड़क दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। इसलिए सड़कों का ये एक लिमिटेशन है। वाहनों की संख्या बढ़ने की वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो सड़क परिवहन की ये सारी हानियां हैं। अब आइए देखते हैं विश्व के जो भी महामार्ग हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो भी वर्ल्ड के हाईवेज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के महामार्ग, अमेरिकन हाईवेज़, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है। यानी पूरे विश्व में अगर हम महाद्वीप के हिसाब से अगर देखें तो सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो हमारा उत्तरी अमेरिका है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है। ये सड़कों का जो महामार्गों का जो घनत्व है वो पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 0.65 किलोमीटर की सड़कें पाई जाती हैं। सड़क घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सड़कों की कितनी लंबाई है हम इसको देखते हैं। यानी कि सड़क घनत्व इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड अपॉन एरिया। पूरे उत्तरी अमेरिका में सड़कों का, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में सड़कों का जाल इतना अधिक विस्तृत है और इतना अधिक सघन है कि वहाँ पे कोई भी स्थान 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। उसके अतिरिक्त पूरा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से और दोनों तटीय क्षेत्र आपस में सड़कों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ सड़कों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, इसलिए ये अच्छे से जुड़े हैं। अब यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो 3 महामार्गों का जिक्र है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कनाडा में पश्चिमी तट पर वैंकूवर से लेकर और पूर्वी तट पे सेंट जॉन नगर, वैंकूवर से लेकर सेंट जॉन नगर तक विस्तृत है। उसके बाद देखते हैं अलास्का राजमार्ग। तो अलास्का राजमार्ग अलास्का क्षेत्र को कनाडा से जोड़ता है, यानी अलास्का में एंकरेज क्षेत्र है उसको जोड़ता है
कनाडा के एडमंड से। तो इस तरीके से हम देखते हैं अलास्का, ये जो हमारा है वो हमारा अलास्का राजमार्ग है। इसके अतिरिक्त तीसरा हमारा आता है पान अमेरिकन महामार्ग, जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा और अलास्का इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। यानी ये पूरे क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को ये जोड़ने का काम करता है और ये फैला है पूरा अलास्का से शुरू होता है और दक्षिणी अमेरिका तक ये पूरा फैला हुआ है। तो ये तीनों महामार्ग हैं जो अमेरिका के मुख्य महामार्गों में शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं हम यूरोप के महामार्गों के बारे में, उनकी क्या विशेषता होती है। यूरोप में वाहनों की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है और यूरोप में जो महामार्ग हैं उनका बहुत ही अधिक सुविकसित जाल पाया जाता है। हम ये देख सकते हैं कि यूरोप में महामार्गों का जो जाल है वो कितना विकसित है और कितना घना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप में महामार्गों का बहुत ही अधिक सुविकसित जाल पाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि महामार्ग उतने अधिक नहीं पाए जाते हैं। अगर हम रेल मार्गों से कंपेयर करें तो यहाँ रेल मार्गों का विकास बहुत अधिक हुआ है और रेल मार्गों का विकास इसलिए अधिक हुआ है क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी, जो पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति फैली और उसी औद्योगिक क्रांति की वजह से उद्योगों में सामान ले आने और उद्योगों से सामान ले जाने के लिए रेल मार्गों का बहुत अधिक उपयोग होता है। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि सड़कों के द्वारा कम सामान और छोटी दूरी के लिए हम उपयोग करते हैं, जबकि रेल मार्गों से हम अधिक सामान को ढो सकते हैं और लंबी दूरी तक हम ढो सकते हैं। इसलिए जहाँ भी औद्योगिक क्रांति, जहाँ भी उद्योगों का विकास होता है वहाँ रेल मार्गों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, महामार्गों का उपयोग कम होता है। इसलिए यूरोप में महामार्गों की अपेक्षा रेल मार्गों का जो जाल है वो अधिक सुविकसित है। इसलिए महामार्गों को कठिन जो प्रतिस्पर्धा है रेल मार्गों के साथ करनी पड़ती है। अब आइए देखते हैं एशिया के महामार्ग, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रूस के महामार्गों को। तो रूस, यहाँ हम मैप में देख सकते हैं रूस के महामार्गों को। तो हम ये देखते हैं कि यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रशिया का क्षेत्र फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र वो ज़्यादा सघन है क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप से लगे हुए रूस के इस क्षेत्र में, रूस का ये क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जहाँ पे सड़कों का या यूँ कहें कि महामार्गों का सघन जाल उसी औद्योगिक क्रांति का ही एक प्रतिफल था, जिसकी धुरी मास्को में है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एशिया है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अधिक क्षेत्रफल होने के कारण, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ रेल मार्गों का जितना विकास हुआ है वहाँ महामार्गों का विकास कम हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूस के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे महामार्गों का विकास अधिक हुआ है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में महामार्गों का उतना विकास नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं रूस का सबसे जो मुख्य मार्ग है, जिसे पिक्चर में रेड कलर से दिखाया गया है, ये पूरा वो हमारा मास्को से व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ महामार्ग है। यहाँ मास्को और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में व्लादिवोस्टोक फैला हुआ है। तो ये मास्को से व्लादिवोस्टोक तक पूरा फैला हुआ महामार्ग है, जो रूस का इकलौता महामार्ग है और जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अधिक योगदान देता है। इसके बाद देखते हैं चीन के महामार्ग। तो चीन के महामार्गों की विशेषता हम देखते हैं। चीन में जो भी महामार्ग पाए जाते हैं वो सभी नगरों को आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं कि चीन के महामार्ग बिल्कुल क्रिस क्रॉस की तरह, यानी कि इस तरीके से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरा पैटर्न बनाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं चीन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी चीन के जो महामार्ग हैं वो चीन को इतनी भली भांति जोड़ते हैं, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, उत्तर में बीजिंग हो और दक्षिण में गुआंगझाओ, उत्तर का बीजिंग क्षेत्र को दक्षिण के गुआंगझाओ क्षेत्र से भली भांति जोड़ता है। और इसी तरीके से पूर्व में स्थित जो शंघाई क्षेत्र है उसको पश्चिम में स्थित शांसो क्षेत्र से जोड़ता है। तो इस तरीके से चीन के जो महामार्ग हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाते हैं। अब यहाँ पे चीन के एक प्रमुख मार्ग की थोड़ी सी चर्चा कर लें। यहाँ पे चीन में एक नया मार्ग बन रहा है जो चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो महामार्ग है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग के उत्तर में स्थित है और ये हम देख सकते हैं चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। ये मार्ग बहुत ही डेंजरस हाईवे है जो ड्राइविंग के लिए बहुत ही ख़राब रास्ता। पिक्चर में हम देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता ये है, बिल्कुल पतला रोड और बिल्कुल खड़ा ढाल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस हाईवे है चीन का, जो ख़राब रास्तों और तीखे जो हेयर पिन होते हैं यानी कि यू टर्न के जो मोड़ होते हैं, ऐसे मोड़ के लिए बहुत ही अधिक विख्यात है। इसके बाद देखते हैं भारत के राजमार्गों के बारे में। तो भारत के जो राजमार्ग हैं उसमें सबसे प्रमुख है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो चारों महानगरों, भारत के जो 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ता है। और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा, और पूर्व में सिलचर से पोरबंदर, पश्चिम में पोरबंदर तक को जोड़ने वाला पूरब पश्चिम गलियारा है। तो ये भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पहले हम सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 7 कहते थे, लेकिन भारत में 2010 में जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनका रीनंबरिंग किया गया और रीनंबरिंग के बाद अब जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। अब आइए देखते हैं भारत में जो रीनंबरिंग किया गया था वो मैप कैसा है। तो हम देखते हैं कि भारत में 28 अप्रैल 2010 को ऑफिशियली जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनका रीनंबरिंग किया गया। और रीनंबरिंग इस तरीके से किया गया कि जो भी नॉर्थ साउथ हाईवेज़ फैले हुए हैं, जो हमें ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ साउथ हाईवे, उनको हमने इवन नंबर दिया, और जितने भी ईस्ट टू वेस्ट हाईवेज़ हैं जो जनरली हमको इस मैप में रेड कलर में दिख रहे हैं, उनको ऑड नंबर दिया गया है। और जो नंबर्स हैं वो जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबरिंग बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हाईवेज़ का नंबरिंग बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये नेशनल हाईवे का जो रीनंबरिंग का मैप है वो ये शो है। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका के महामार्ग। तो अफ्रीका चूँकि अंध महाद्वीप कहा जाता है, जहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से यहाँ महामार्गों का भी विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भारत या विश्व के जो अन्य देश हैं वहाँ पे जो परिवहन मूल्य होता है उससे 50 से 175% अधिक यहाँ पे अफ्रीका में महामार्गों पे चलने पे परिवहन मूल्य अधिक लगता है, क्योंकि यहाँ मार्गों का विकास उतना नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उस जो महाद्वीप है उसको अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए अफ्रीका में 9 पार महाद्वीपीय महामार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि इस महाद्वीप में भी जो परिवहन व्यवस्था है वो सुधर सके। अब आइए देखते हैं अफ्रीका के जो मुख्य महामार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग, जो कि कैरो से केप टाउन तक फैला हुआ है। उत्तर में कैरो और दक्षिण में केप टाउन
तक फैला हुआ ये हमारा मार्ग है, जिसको हम ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग कहते हैं। दूसरा हमारा महामार्ग है अफ्रीकन महामार्ग, जो अल्जीयर्स से कोनाक्री तक फैला हुआ है। यहाँ उत्तर में हमारा अल्जीयर्स है और इधर कोनाक्री। ये पूरा तटीय क्षेत्र में स्थित महामार्ग, जिसे हम अफ्रीकन महामार्ग के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बाकी के चैप्टर हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।